हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि आपके JKPSC के जो लेक्चरर पोस्ट्स निकाले हैं या फिर जो JKSSB के आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट आपके सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक है जो कि है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इस वीडियो में आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, जो कि है रिवोल्ट ऑफ 1857। इसको आज हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं इस वाले टॉपिक पे वो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे, उनका आपको रिवीजन हो जाएगा। तो अगर आप इस वाले टॉपिक का रिवीजन करना चाहते हैं तो आप हमारे आज की इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए जी दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 से लिए हैं। और आपको इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो नहीं पता था वो भी आप ज़रूर लिखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जब हम रिवोल्ट 1857 की बात करते हैं तो इसका जब हम नेचर देखते हैं तो इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो ये पहली ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। अब हम बात करेंगे इसके नामों के बारे में, यानी जो इसको नाम दिए गए हैं अलग अलग जो हिस्टोरियंस हैं या लोग हैं उन्होंने इसको किस किस नाम से पुकारा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो रिवोल्ट ऑफ 1857 को सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है और ये ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इसको नाम दिया है सिपाही म्यूटिनी। इसके बाद इसको इंडियन म्यूटिनी भी कहा जाता है, इसी को ग्रेट रिबेलियन भी कहा जाता है और ये नाम इसको इंडियन हिस्टोरियंस ने दिया है। रिवोल्ट ऑफ 1857 भी इसको कहते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी इसको कहा जाता है और ये नाम इसको विनायक दामोदर सावरकर ने दिया है। और अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो ये जो रिवोल्ट है ये 1857 से लेकर 1859 तक चला। ये अगर हम इसका रिजल्ट देखें ओवरऑल रिजल्ट तो ये एक अनसक्सेसफुल रिबेलियन मानी जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। बाकी क्या क्या इसमें आगे रहा वो भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, शॉर्ट पॉइंट्स हैं, आपको पूरा इसमें रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कॉज कि ये जो रिबेलियन हुई थी, ये जो रिवोल्ट हुआ था, इसके क्या क्या काजेस थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉलिटिकल काज क्या क्या था। सबसे पहला जो पॉलिटिकल काज था उनमें एक था ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, यानी जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने इस हुकूमत को एक्सपेंड करना चाहते थे, फैलाना चाहते थे। तो उसके लिए उन्होंने एक चीज को इंट्रोड्यूस किया था जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है इसको लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था 1840s में। और इसके अंडर क्या होता था, जो हिंदू राजा होते थे अगर उनका अपना कोई बेटा नहीं होता था, अगर उनकी कोई संतान नहीं होती थी तो जो उनकी प्रॉपर्टी होती थी तो वो ब्रिटिशर्स को चली जाती थी, यानी ब्रिटिशर्स उस पर फिर कब्जा करते थे। तो ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये भी एक अपनी हुकूमत जमाने का या अलग अलग इलाकों पे कब्जा करने का एक इन्होंने रूल बनाया था और ये लॉर्ड डलहौजी ने 1840s में इसको इंट्रोड्यूस किया था। और इसके अंडर जिन जगहों को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में किया उनमें सतारा है, नागपुर है, झांसी है, या फिर जैतपुर है, संबलपुर है, इसी तरह उदयपुर है। और इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर अवध जो है इसको एनेक्स किया था और जो यहाँ के नोबल्स थे उनको यहाँ से निकाला गया था, ऑफिशियल्स को डिस्प्लेस किया गया था, यहाँ के जो सोल्जर्स हैं या बाकी जो है उनको यहाँ से खदेड़ा गया था। और इससे क्या हुआ, जो वहाँ के वो नोबल्स थे या बाकी ऑफिशियल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन हुए थे, यानी उनमें कहीं ना कहीं गुस्सा जो है वो अंदर ही अंदर उनको खाए जा रहा था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये भी इसका एक कॉज है। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडियन रूलर्स, जो अलग अलग जगहों के रूलर्स थे उनको भी वहां से खदेड़ा गया और उनमें एक
जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो थी रानी लक्ष्मीबाई की। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था, इसने एक एडॉप्टेड सन किया था, यानी इसने एक अपने लिए एक गोद ली थी, एक संतान। लेकिन अंग्रेजों ने इसको डिनाई किया कि ये जो आपने संतान गोद ली है इसको आप बादशाह नहीं बना सकते, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के अंडर वही उसी को प्रॉपर्टी मिलती अगर किसी का कोई अपना बेटा होता। तो रानी लक्ष्मीबाई ने एक सन को अडॉप्ट किया था और अंग्रेजों ने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के अंडर ये जो है राजा नहीं बन सकता। इसके बाद सोशल एंड रिलीजियस काजेस, कुछ रिलीजियस काजेस भी थे। लोगों को लगा कि हमारे मजहब के ऊपर जो है कहीं ना कहीं हमला किया जा रहा है, हमारे मजहब में इंटरफेरेंस की जाती है, या हमारी जो सोसाइटी है इसमें हमें अंग्रेज जो है लग रहा है कि ये हमारे सोसाइटी में या मजहब में कहीं ना कहीं मुदाखलत कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो सोशल और रिलीजियस काज था वो था सेपरेट ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो अंग्रेज यहाँ पर वेस्टर्न जो चीजें थी वो यहाँ पर सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कर रहे थे। इनमें थी सबसे पहली जो यहाँ के लोगों को खतरा लगा वो थी वेस्टर्न एजुकेशन। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया और लोगों को लगा ये जो अंग्रेजी तालीम या वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पे लाई जा रही है इससे हमें खतरा हो सकता है। अंग्रेजों ने यहाँ पर रेलवेज लाई, लोगों को ये भी लगा कि रेलवेज भी हमारे लिए खतरा हो सकता है, टेलीग्राफ वगैरह जो है, जब ये सारा इंट्रोड्यूस यहाँ पर किया गया तो लोगों को लगा कहीं ना कहीं हमें खतरा है, तो लोग इनको शक की निगाह से देखने लगे। तो ये एक सोशल और रिलीजियस कॉज बनता है। इसके बाद रिलीजन की अगर हम बात करें तो रिलीजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है वो है एक्ट ऑफ 1850। ये जरूरी पॉइंट है, एक्ट ऑफ 1850। एक्ट ऑफ 1850 क्या बोलता था कि अगर कोई हिंदू क्रिश्चियन बनता है, अगर कोई हिंदू क्रिश्चियनिटी को कबूल करता है, क्रिश्चियन बनता है, तो वो अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है उसको इनहेरिट कर सकता है, यानी वो अपने जो उसके दादा या परदादाओं की जो प्रॉपर्टी है उसको वो ले सकता है। तो बाकियों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं था। तो ये भी रिलीजन कॉज था कि अगर कोई क्रिश्चियनिटी कबूल करता है तो उसी को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है वो मिलेगी, बाकी डॉक्ट्रिन ऑफ लेपिस के अंडर नहीं मिल सकती। इसके बाद फियर ऑफ फोर्स्ड कन्वर्शन टू क्रिश्चियनिटी। लोगों को लगा कि हमें या यहाँ के लोगों को जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, लोगों को जबरदस्ती फोर्स से यहाँ पर उनको ईसाई बनाया जा रहा है। तो ये भी एक कॉज था कि लोगों के अंदर जो है गुस्सा पैदा हो रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। इसके बाद एक और चीज जो कि लोगों को यहाँ पर खटकने लगी वो भी रिलीजन से रिलेटेड है, वो है एबॉलिशन ऑफ सती। इंडिया में रस्म थी सती की, तो अंग्रेजों ने कहा कि इसको भी खत्म करना है या किया। तो सती एक मजहबी रस्म थी, वो तो आपको पता ही है कि औरत का अगर उसका पति मरता था तो औरत को भी चिता में जलना पड़ता था। तो ये यहाँ की एक रस्म थी, एक ट्रेडिशन था, तो इसको भी खत्म किया गया। तो जब इसको खत्म किया गया तो लोगों को लगा कि ये हमारे मजहब में जो अंग्रेज हैं वो इंटरफेयर कर रहे हैं। या दूसरा एक लॉ लाया गया था विडो मैरिज। पहले जो यहाँ पर विडो होती थी, बेवा होती थी, विधवा होती थी, उसको दोबारा से शादी करने की परमिशन नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों ने यह भी खत्म किया और कहा कि जो विडो री मैरिज है इसको उन्होंने फिर से लाया। लोगों को ये भी लगा कि ये हमारे मजहब में, हमारे ट्रेडिशन में अंग्रेज इंटरफेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा जो है वो बन रहा था। और सदी की रस्म में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो तो आपको पता ही होगा कि राजा राम मोहन रॉय ने इसमें प्ले किया था। इसके बाद है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज में यानी जो माली हालत है ये भी एक कंडीशन बनी अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों ने क्या किया, जो यहाँ के किसान थे, जमींदार थे, उनके ऊपर उन्होंने काफी जो टैक्स है वो लगाए। तो लोग
चूंकि उनके पास इतनी इनकम थी ही नहीं, लेकिन अंग्रेज उनसे काफी ज्यादा टैक्स जो है वो मांगने लगे थे। तो जब इंसान पे ही नहीं कर सकता था लेकिन यहां से उसको पे करना पड़ता था, तो ये भी एक बहुत बड़ी काज बनी अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये एक इकोनॉमिक काज है, हैवी टैक्सेस। तो बड़े बहुत ज्यादा टैक्सेस जो हैं वो यहां पर लगाए गए अंग्रेजों की तरफ से। इसके बाद है डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो यहां पर अंग्रेजों ने क्या किया, मुख्तलिफ तरह के जो इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ पर इम्प्लांट की गई, लगाई गई, इंस्टॉल की गई। और खासकर अगर हम टेक्सटाइल की बात करें तो यहाँ का जो खुद का कारोबार था, जो लोग यहाँ पे काम, छोटे मोटे काम करते थे जिनमें खासकर इंडियन हैंडीक्राफ्ट था, तो वो यहाँ पर बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ। तो जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई थी, तो यहाँ के जो खुद के कारीगर थे, जो डोमेस्टिक कारीगर थे, तो वो बहुत ही पीछे रहे। उनमें भी गुस्सा जो है वो उभरने लगा जब अंग्रेजों ने यहाँ पर अपने जो इंडस्ट्रीज हैं या फैक्ट्रीज हैं वो लगाई और यहाँ के खुद के कारीगर बेकार हो गए। इसके बाद है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मिलिट्री कॉज, यानी फौज में यहां पर नफरत पैदा हुई। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो है कि जो इंडियन सिपाही थे, जो अंग्रेजों के फौज में काम करने वाले सिपाही थे, उनको कम पैसे दिए जाते थे। उनकी जो सैलरी थी, उनकी जो तनख्वाह थी, वो कम दी जाती थी एज कंपेयर टू यूरोपियन काउंटर पार्ट्स। यानी अगर कोई अंग्रेज सिपाही है और अगर कोई इंडियन सिपाही है, तो इंडियन सिपाहियों को कम तनख्वाह दी जाती थी बनिस्बत अंग्रेज सिपाहियों की। तो यहाँ पर ये जो इंडियन सिपाही थे जो अंग्रेजों के साथ काम करते थे, उनको लगा कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। इसके बाद आगे देखेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है ग्रीसिड कॉटरेज इंसिडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर इसका माना जाता है और ये इमीडिएट काज में माना जाता है। सबसे इमीडिएट काज यानी जो कि सबसे ज्यादा बड़ा काज रहा वो था ग्रीसिड कॉटरेज, जो कि अंग्रेजों ने अपने सिपाहियों को दिए थे। तो जो फौज है, जो सिपाही थे, उनमें ये अफवाह फैलाई गई कि ये जो कॉटरेज अंग्रेजों ने ये गोली जो दी है, जो आपको गन में लगानी है, ये कॉटरेज में काव या फिर पिग का फेट है। क्योंकि काव जो है यानी गाय जो है, ये हिंदू सिपाहियों के लिए एक खास जानवर है मजहबी लिहाज से, और जो पिग है ये मुसलमान जो हैं अपने लिए हराम समझते हैं, प्रोहिबिटेड समझते हैं। तो जब ये फैलाया गई अफवाह कि इसमें गाय का चर्बी लगी है या इसमें पिग यानी सुअर का इसमें चर्बी लगी है, तो सिपाहियों ने इसको इस्तेमाल करने से इनकार किया। तो ये एक बहुत बड़ा कॉज है जो इसमें माना जाता है। बात करेंगे अब कि ये जो रिवोल्ट है इसमें किस किस ने हिस्सा लिया, कौन कौन इसमें लीडर रहा और कहां पे वो लीडर रहे। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे मंगल पांडे की। मंगल पांडे तो आपको पता ही है, ये भी अंग्रेजों के साथ काम करते थे, एक सिपाही थे। और इन्होंने यानी मंगल पांडे ने अपने सीनियर ऑफिसर के ऊपर हमला किया था। जगह का नाम लिखेंगे, याद रखेंगे, ये है बराकपुर में इन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर के ऊपर हमला किया था जब इन्होंने ग्रीसिड कॉटरेज को इस्तेमाल करने से इनकार किया था। इसके बाद मंगल पांडे जो है इसको पकड़ा जाता है और इसको 8 अप्रैल 1857 को फांसी भी दी जाती है। इसके बाद मीरठ अपराइजिंग होती है, मीरठ में रिवोल्ट होता है, मीरठ में भी जो आंदोलन है वो चलता है,
डेट याद रखेंगे 9 मई 1857 को मीरठ की अपराइजिंग होती है। 85 सोल्जर्स रिफ्यूज टू यूज द न्यू राइफल्स। तो इसमें मीरठ में क्या है, 85 सोल्जर्स ने कहा कि हम ये जो नई राइफल आपने लाई वगैरह, तो हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इनको 10 साल की जेल सुनवाई गई थी सजा के तौर पे। इसके बाद आगे देखेंगे, अब जो मेन लीडर्स रहे इसमें वो कौन कौन थे। सबसे पहले है रानी लक्ष्मीबाई, ये तो आपको पता ही है। रानी लक्ष्मीबाई ने इस रिवोल्ट को लीड किया था झांसी से, ठीक है। इसके बाद नाना साहेब, ये भी आप याद रखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसमें एक इंपॉर्टेंट फिगर है, इंपॉर्टेंट लीडर है नाना साहेब। तो नाना साहेब ने इस रिवोल्ट को लीड किया था कानपुर से। ये कभी कभी पूछा जाता है कि कानपुर से रिवोल्ट 1857 को कौन लीड कर रहे थे। तो झांसी से जो है वो रानी लक्ष्मीबाई उसको लीड कर रही थी, लेकिन यहां पर उनकी हार होती है। और उसके बाद नाना साहेब जो है वो कानपुर से इसको लीड करते हैं। इसके बाद एक और नाम है तांत्या टोपे। तांत्या टोपे जो है ये इसको लीड कर रहे थे ग्वालियर से, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद है कंवर सिंह। कंवर सिंह जो है इस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे बिहार से। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है और इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहां से लीडर्स इसको लीड करते। इसके बाद है बेगम हजरत महल, ये भी आप याद रखेंगे, इसके बारे में भी कई बार पूछा गया है। बेगम हजरत महल जो है इसको लीड कर रही थी लखनऊ से, यूपी लखनऊ से इसको ये लीड कर रही थी। आगे देखेंगे, अगर हम ब्रिटिश ऑफिशियल्स की बात करेंगे तो इसमें जॉन निकलसन है, सप्रेस्ड द रिवोल्ट इन दिल्ली। इसके बाद है हेनरी लॉरेंस, तो इन्होंने लखनऊ में इस रिवोल्ट को सप्रेस किया। इसके बाद है सर कोलिन कैम्पबेल, तो इसने रिवोल्ट को सप्रेस किया कानपुर और बरेली में। इसके बाद है जनरल ह्यूग रोज, तो इन्होंने रिवोल्ट को झांसी में सप्रेस किया, ग्वालियर में सप्रेस किया। तो ये कुछ अंग्रेज ऑफिसर थे जिन्होंने इस रिवोल्ट को अलग अलग जगहों पे सप्रेस किया। इसके बाद है एंड ऑफ द रिवोल्ट, तो ये जो रिवोल्ट है ये 8 जुलाई 1858 को जो है एंड होती है, जब लॉर्ड कैनिंग पीस प्रोक्लेम करते हैं, यानी पीस का ऐलान करते हैं। इसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखनी है। मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे देखेंगे रिजल्ट्स ऑफ द रिवोल्ट एंड ऑफ द, अब ये जो रिवोल्ट हुई आखिरकार इसका क्या नतीजा हुआ, रिजल्ट क्या निकला इसका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है एंड ऑफ कंपनी रूल। कंपनी रूल का एंड हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल एंडेड इन 1858। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस रिबिलियन के बाद इसका नतीजा ये निकला कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो खत्म हो गया। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। अब इंडिया जो है इस पे अब ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म होता है और इंडिया जो है ये डायरेक्ट रूल में आता है ब्रिटिश क्राउन के। ये आपको याद रखना है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन 1 नवंबर 1858 वो क्या कहती है, प्रोमिस रिलीजियस टॉलरेंस एंड रेस्पेक्ट फॉर इंडियन कस्टम्स। तो जो क्वीन विक्टोरिया है वो बताती है कि आज के बाद चूंकि अब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर आ गया, ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया, तो हम ये कहते हैं कि इंडिया में अब पूरी तरह से जो रिलीजन है उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, रिलीजन के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी
और इंडिया के जो कस्टम्स हैं, जो यहाँ के रीति रिवाज हैं, उनकी पूरी तरह से इज्जत होगी और उसमें किसी तरह की मुदाखलत या छेड़खानी नहीं होगी। तो ये ब्रिटिश क्राउन की प्रोक्लेमेशन होती है जो कि क्वीन विक्टोरिया करती है। इसके बाद कुछ चेंजेस लाई जाती हैं। जब ब्रिटिश क्राउन के अंडर इंडिया आता है तो कुछ चेंजेस आती हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव यानी एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस आती है। पहला है गवर्नर जनरल ऑफिस रिप्लेस्ड बाय वाइसरॉय। जो गवर्नर जनरल का ऑफिस है उसको रिप्लेस किया जाता है वाइसरॉय से। इसके बाद जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेपिस थी उसको एबॉलिश किया गया, यानी ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेपिस थी अब ये कानून भी खत्म हुआ। इसके बाद राइट टू अडॉप्ट दियर हायर्स रिकॉग्नाइज्ड। अगर कोई संतान गोद लेता था तो उसको माना जाता था उसके बाद, यानी वो लीगल बना उसके बाद कि आप किसी भी सन को अडॉप्ट वगैरह कर सकते हैं। मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद मिलिट्री की भी जो है रीऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें भी कुछ चेंजेस लाए गए। इंक्रीज्ड रेशियो ऑफ ब्रिटिश टू इंडियन सोल्जर्स, तो उसके बाद जो ब्रिटिशर्स हैं उनको ज़्यादा मिलिट्री में लाया गया। उसके बाद रिमेन अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, तो सारा कुछ जो है ब्रिटिश के कंट्रोल में ही रहा। उसके बाद नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवोल्ट, इसकी क्या अहमियत रही। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सोड द सीड फॉर इंडियन नेशनलिज्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये ऐसी रिवोल्ट है, ये ऐसी जंग है जिसने इंडियन लोगों में, जो इंडिया के लोग अभी तक खुद को अंग्रेजों का गुलाम मानते थे या समझते थे, अब उनमें जगा कि नहीं, हमारा जो हक है वो ये है कि हम फ्री होने चाहिए, हमें आज़ादी का हक है, हमें हमारा देश मिलना चाहिए। तो पैट्रियोटिज्म जो है यानी नेशनलिज्म जो है उसका बीज यहाँ से इंडियन लोगों में जो है वो उभरने लगा। तो नया जज्बा या आज़ादी की उम्मीद जो है लोग यहाँ से अब लोगों के दिलों में उभरने लगी या पनपने लगी। तो इसके बाद दूसरा है यूनिफिकेशन ऑफ इंडियंस ब्रॉट टुगेदर वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। इस लड़ाई के बाद जो यहाँ पे अलग अलग सोसाइटीज थी वो आपस में अब एकजुट होने लगी और अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो यहाँ पे लड़ने की मुहिम जो है वो तैयार कर रहे थे। यानी लोग आपस में इकट्ठा हो गए, जो अभी तक बिखरे पड़े लोग थे। इस रिवोल्ट के बाद लोग जो अलग अलग सेक्ट से बिलोंग करते थे वो अब एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। एंड ऑफ मुगल रूल, इसी के साथ मुगल रूल जो है वो एंड होता है। बहादुर शाह सेकंड वाज एक्साइल्ड, जो बहादुर शाह सेकंड है उसको एक्साइल किया गया और मार्किंग द एंड ऑफ द मुगल एम्पायर। और इसी के साथ इंडिया से जो मुगल रूल है, मुगल एम्पायर है, वो खत्म होता है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, बुक्स ऑन रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट 1857 पे बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं। इनमें जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं कौन कौन सी है और किसने लिखी है, तो याद रखेंगे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये किताब जो है ये विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी है, ये भी पूछा जाता है। इसके बाद है रिबिलियन 1857 ए सिंपोजियम, तो इसको लिखा है पुराण चंद जोशी, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद है द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857, ये किताब जॉर्ज ब्रूस मेलनसन ने लिखी है। इसी तरह ग्रेट म्यूटिनी जो है ये क्रिस्टोफर हिबर्ट ने लिखी है। इसके बाद है रिबिलियन एंड आइडियोलॉजी ऑफ रेबल्स ऑफ 1857, ये इकबाल हुसैन ने लिखी है। इसके बाद एक्सक्लेमेशन ऑफ ट्रूथ अनसंग हीरोज ऑफ 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये खान मोहम्मद सादिक खान ने लिखी है। तो ये कुछ अहम किताबें हैं जो कि इस रिवोल्ट पे लिखी गई है। इसके बाद फिर से कुछ डेट्स हैं जो आप याद रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इस रिवोल्ट से रिलेटेड। 1856,
तो ये जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट जो है ये एक्ट आता है इसमें। इसके बाद है मार्च 1857 मंगल पांडेज रिवोल्ट। इसके बाद है 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को इस पे हैंग किया जाता है। उसके बाद है 9 मई 1857 मीरठ में अपराइजिंग होती है। उसके बाद 8 जुलाई 1858 तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो पीस की प्रोक्लेमेशन करते हैं। उसके बाद है 1 नवंबर 1858 क्वीन विक्टोरिया जो है वो प्रोक्लेमेशन करती है, जो हमने अभी ऊपर बताया। इसके बाद कुछ और चीजें हैं। सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट, ये तो आपको पता ही है कि कहाँ कहाँ पर रिवोल्ट हुए। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, ये है बरेली, इसी तरह आगरा, बिहार, तो यहाँ पर ये रिवोल्ट हुए। और अगर हम खास लीडर्स की बात करें तो उनमें ये वाले लीडर्स आते हैं जो हमने अभी आपको ऊपर बताए। तो ये था एक पूरा रिव्यू रिवोल्ट 1857। इसके बाद यानी कल नेक्स्ट वीडियो में हम रिवोल्ट 1857 पे आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस लाएंगे, जो कि आपको एक मॉक टेस्ट के तौर पे रहेगा। और कल वो जो वीडियो है हम शाम में अपलोड करेंगे। तो अगर आप लेक्चरर पोस्ट, JKSSB या किसी भी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज के बाद हम रोज आपके लिए वीडियो जो है वो लाएंगे। बिल्कुल शॉर्ट वीडियोस रहेंगी जिसमें हम पूरे एक टॉपिक का जो रिव्यू है वो करेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ पॉइंट जो है वो आपको रिवाइज हुए होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूं एंड। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।